नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ ल्हासा की ओर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो आइए इनके बारे में जान ले। पहले राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जैसे मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है, दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी किए। राहुल सांस्कृत्यायन यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मौजिक के स्थान पर यात्रा को भी घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी स्वभाव जो है उसके विषय में बताया। घुमक्कड़ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ल्हासा की ओर लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा वृतांत लिखी है, जिसमें उन्होंने नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते के बारे में बताया है। चूँकि वह स्वयं वहाँ पे यात्रा के लिए गए थे, इसलिए उन्होंने आंखों देखी दृश्य का वर्णन बड़े मनोरम रूप से किया है। तो आइए देखते हैं। पाठ की शुरुआत वो करते हैं, लिखते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कणिकपोण का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग से किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। चीनी किला के बारे में बता रहे हैं। फिर लिख रहे हैं, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं।
बहुत निम्न श्रेणी के, वहाँ पे उन्होंने औरतों के बारे में बताया। फिर बता रहे हैं बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। फिर कह रहे नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी। फिर कह रहे हैं कि घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय जोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना देंगे। उसे दूध वाले चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखेंगे और आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में से चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होगी। इस तरह से उन्होंने वहाँ के चाय पीने के दृश्य का भी वर्णन किया है। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, अर्थात लेखक, तो एक आदमी राहगीर मांगने आया। हमने वह दोनों चिंटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ा से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, अर्थात वो जब गांव पहुंचे तो वहाँ पे उनका मित्र सुमति के जान पहचान के लोग थे। कह रहे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि वो स्वयं भिखमंगे के वेश में गए थे तिब्बत घूमने। कह रहे मुझे अच्छी जगह मिली। फिर वो बता रहे हैं कि ठीक 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। फिर लिख रहे हैं कि खास कर शाम के वक्त क्षण पीकर, एक नशीला पदार्थ है, बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। बहुत कम लोग होश हवास में रहते थे ये पीने के बाद, वहाँ की विशेषता बता रहे हैं। फिर लिख रहे हैं कि अब हमें सबसे निकट ढांडा थोड़ला पार करना था। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। फिर कह रहे हैं कि डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी
कोई नहीं मिल सकता। कह रहे कुछ हो जाए खून खराबा तो कोई गवाह नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। वहां पे उसी वेश में गए थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीव निकाल कर कूची कूची दया करो एक पैसे कहने की भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। सुमति उनका मित्र था जो उन्हें वहां घुमाता था। इस तरह उन्होंने उससे कहा। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, जहाँ चढ़ाई थी और जाना जरूरी था क्योंकि वहाँ के दृश्य देखना था। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल गए थे। भीरे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ चढ़ाई पर चोटियां कैसे दिख रही थी। जब वो वहाँ पे 17-18 हजार फीट ऊपर खड़े थे तो वहाँ की चोटियों का दृश्य का वर्णन वो कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि सर्वोत्तम स्थान डांडे के देवता का स्थान है। वहाँ पे सबसे ऊंची जो स्थान है वो देवता के स्थान है, मंदिर है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। वहाँ के मंदिर किस तरह से सजाए गए थे लेखक बता रहे हैं। फिर लिख रहे हैं अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अर्थात अब उतर रहे थे तो वहाँ पे मुश्किलें कम थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था घोड़े को। फिर कह रहे हैं धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं धीरे की तरफ अपने घोड़े पर हुआ चला जा रहा था। जान ही नहीं पड़ा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। रास्ते में लेखक बता रहे हैं कि घोड़े की क्या स्थिति थी जब वो उतर रहे थे, क्योंकि घोड़ा थक चुका था। फिर लिख रहे हैं कि जब मैं जोर देने लगता तो वो थक जाता। फिर एक जगह बता रहे हैं आगे जाकर 2 रास्ते फूट रहे थे। लिखते हैं कि मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि
लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। रास्ते को समझ में नहीं आ रहा था, पूछने से पता चला तो वो रास्ता पकड़े। फिर लिखते हैं कि 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, उनका मित्र। फिर लिखते हैं कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने तो टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया और पी लिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। वो अपने रास्ते की हालचाल अपने मित्र से बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। कहते हैं लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अर्थात लेखक वहाँ के चाय सत्तू की और थुक्पा एक तरह का भोजन है का वर्णन करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि अब हम तिरड़े के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिरड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। उस गांव के पास सुमति, उनका जो मित्र था, उसके भी यजमान थे। बता रहे हैं कि कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के कंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। फिर कह रहे हैं कि मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहाशा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिरड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थात बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। वहाँ के लोग बता रहे हैं खेती भी करते थे। जागीरदार कुछ खेती भी खुद किया करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए क्या होता है, राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था।
यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखी 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन, कह रहे हैं वहाँ की पुस्तकें के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर के से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमान के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2 दिन लगेगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। तिरड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्मे से विदाई लेकर चल पड़े। अतः इस तरह लेखक अपना यह पाठ ल्हासा की ओर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।